Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Maruf Vance, working as Senior Registrar in Medical Unit 3. Today we will discuss one of the most common cause of cirrhosis in our patients. First of all, before starting our regular lecture, we will discuss a case scenario. Then we will come to the topic. A 50-year-old female with a history of celiac disease presents to her physician because of recent changes to her health. She states that over the past several months she had noticed her eyes and skin seems to have become more yellow in color, and he has also noticed increased itchiness all over the body. On exam, the patient's eyes were shown to have findings shown in pictures. You can see both pictures. In one picture there is yellow discoloration of sclera, and on other picture there is xanthal asthmas around the eyes. Liver function test would demonstrate increased direct bilirubin and increased alkaline phosphatase level. Further testing demonstrate increased serum mitochondrial antibodies. What is possible diagnosis? तो इस सिनेरियो में बड़ी एविडेंट चीज़ ये है कि एक सीलिक डिजीज़ की 50 साल की फीमेल है। वो अपने फिजिशियन के पास आती है। वो ये कहती है कि कुछ महीनों से उसकी स्किन की और आइज़ का कलर चेंज हो रहा है, येलो कलर हो गया है, और उसको पूरे जिस्म पे खारिश हो रही है। जब उसका एग्जामिनेशन किया गया तो उसकी ना सिर्फ आंखें पीली थी बल्कि आंखों के इर्द गिर्द जो है वो ज़ैंथल एज़मास भी बने हुए थे। फर्दर हमने उसका टेस्ट करवाया तो उसका डायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा हुआ था, अल्कलाइन फास्फेटेज बढ़ा हुआ था, और साथ हमने माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ करवाई तो वो भी पॉजिटिव थी। तो व्हाट इज़ पॉसिबल डायग्नोसिस? तो पॉसिबल जो डायग्नोसिस था वो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है, क्योंकि प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है और सीलियक डिजीज़ भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है। तो इससे ये एक पता चीज़ चलती है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के रेगुलर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि जो भी जितनी भी मतलब ऑटोइम्यून डिजीज़ेस हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो सकती हैं। अगर एक ऑटोइम्यून डिजीज़ बंदे में प्रेजेंट है तो दूसरी हो सकती है। जैसा कि ये फीमेल पेशेंट थी हमारी सीलियक डिजीज़ की, रेगुलर मेडिकेशन पे थी, लेकिन इसको कुछ अरसे से जो है चेंजेस आना शुरू हुई। तो जब हमने उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया और उसका एग्जामिनेशन किया तो उस पर हमें पता चला कि प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस उसको निकली है। अब प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है क्या, ये जो हमारा आज का टॉपिक है वो विल डिस्कस व्हाट इज प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, व्हाट इज काजेस, व्हाट इज पैथोजेनेसिस, व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज कॉम्प्लिकेशन, व्हाट इज साइन एंड सिम्टम्स। The basics autoimmune disease of the liver. Primary biliary cirrhosis is autoimmune disease of the liver. Autoimmune destruction of intrahepatic bile duct. होता क्या है कि जो इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट है उसकी ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होती है, और स्पेसिफिकली अगर ये नोट करें तो ये ज़्यादा फीमेल्स में होती है और वोमेंस की वो एज जिनमें वो 40 to 60 ईयर्स में होते हैं। आल्सो इट हैज़ एसोसिएशन विद HLA, DRB1 एंड DQB1 होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो सिम्टम्स आते हैं कोलिस्टेसिस है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, अगर आंखों का पीला होना है या खारिश होनी है, ये सारा जो है ना इसी वजह से जो ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होती है बाइल डक्ट की, जो एपिथेलियम है या बाइल डक्ट की, इस डिस्ट्रक्शन की ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन की वजह से पेशेंट के साइन और सिम्टम्स आते हैं। उसमें मेजर वजह ये होती है कि बाइल लीकेज होती है, और बाइल लीकेज जो है आपको पता होना चाहिए कि ये इरिटेंट्स हैं और ये डिफरेंट आर्गन को डैमेज करती है। नेवर टू इग्नोर द पॉसिबल एसोसिएटेड डिजीजेस। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि एक ऑटोइम्यून जो डिजीज़ है वो दूसरी ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ इसकी एसोसिएशन हो सकती है। तो इससे अगर हमारे पास एक पेशेंट प्रेजेंट करता है तो उसके साथ हमें ये लाजमी है कि हम हिस्ट्री लें कि इसको बाकी जो है ऑटोइम्यून डिजीज़ इसके साथ इंटरकनेक्ट ना हो। लाइक जो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है इसके साथ शॉगरेन डिजीज़ की एसोसिएशन हो सकती है, ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज़ की हो सकती है, रेनार्ड फिनोमेना हो सकता है, स्क्लेरोडर्मा हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है और सीलिक डिजीज़ हो सकता है। जैसा कि हमने इनिशियली टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक सीलिक डिजीज़ की हमने एक केस डिस्कस किया जिसके साथ एसोसिएटेड था प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। तो नटशेल यही है कि अगर एक ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है तो हमें ये लाजमी है
कि हम बाकी जो ऑटोइम्यून डिजीज हैं उसकी भी हिस्ट्री लें। बताता चलूँ, प्रीवियसली ये चीज़ क्लियर करें कि ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन इसकी कॉजेटिव जो है ये जेनेटिक फैक्टर्स हैं और ऑटोइम्यून है, लेकिन ये जो चीज़ें आपको बताई हैं, यूटीआई है, स्मोकिंग है, हेयर डाई है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, या नमूनिया क्लेमाइडोफिलिया की इन्फेक्शन, ये इसको ट्रिगर कर सकते हैं। पैथोजेनेसिस एंड पैथोलॉजी, immune and genetic mechanisms. As I have already told you, it is autoimmune disease. इसमें immune और genetic mechanism दोनों इन्वॉल्व होते हैं। एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज अगेंस्ट पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स बनती है, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती हैं। तो होता क्या है कि पैथोलॉजी इसकी क्या, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन डिस्ट्रॉयज द इंटरलेब्यूलर बायोडक्ट्स लीडिंग टू लिम्फोसाइट मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी डैमेज लीडिंग टू फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस। बोथ जेनेटिक एंड जो है इम्यून मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन जो है इंटरलेब्यूलर बायोडक्ट्स को डैमेज करती है, उसके बाद लिम्फोसाइट मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी डैमेज होता है और फाइब्रोसिस होती है, और अल्टीमेटली जो है सिरोसिस होती है। ये वही डायग्राम है जो प्रीवियस, उसको थोड़ा सा इन्हेंस किया गया कि बाइल डक्ट का जो एपिथेलियम सेल था उस पर एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज आके इफेक्ट करती हैं, बाइल लीकेज होती है, और जो अल्टीमेटली कोलेंजाइटिस और सिरोसिस का बायस बनती हैं, और एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज जो हैं वो 95% पेशेंट्स में प्रेजेंट होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। क्लिनिकल फीचर, मरीज कहेगा क्या, उसको हिस्ट्री में क्या मिलता है, फटीग, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल डिस्कम्फर्ट बट नो फीवर चिल। सबसे पहले मरीज आपको ये आके कहेगा कि मेरा जिस्म दुखता है, मेरे जिस्म में दर्द बहुत होती है, और मेरे पेट में दाएं तरफ जो है हाथ लगा के बताएगा कि यहाँ जो है मतलब दर्द होती है, डिस्कम्फर्ट होती है, लेकिन इसके साथ बुखार वगैरह नहीं होता। दूसरा पेशेंट आके जो कंप्लेन करता है प्रोराइटिस कैन प्रोसीड जॉन्डिस बाय ईयर्स, कि उसको पूरे जिस्म पे खारिश होती है। जो सबसे पहले सिम्टम्स आते हैं, जो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के सिम्टम्स आते हैं, एक तो ये है कि मरीज आके कहेगा कि मेरा जिस्म दुखता है, मेरे पूरे जिस्म में दर्दें होती हैं। दूसरा उसका जो है उसको पूरे जिस्म पे खारिश होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जॉन्डिस, जॉन्डिस का मतलब ये है कि उसके आंखों की पलाहट होगी या पूरे जिस्म जो है उसका पीला पीला हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर है मोर रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर्स मेल एब्जॉर्प्शन बीइंग द रीजन। मरीज आपको आपके ये कंप्लेन करके मेरी हड्डियों में दर्द होती है, हाथ लगा के बताएगा थाइस पे मेरी इस हड्डी में दर्द होती है, मेरे पूरे जिस्म की हड्डियां दुखती हैं। तो उसकी वो जो मेन रीजन होती है वो ऑस्टियोपोरोसिस है, और ऑस्टियोपोरोसिस के आगे रीजन जो है मेल एब्जॉर्प्शन है, फैट सॉल्युबल विटामिन जो है जज़ब नहीं होते हैं या अब्जॉर्ब नहीं होते हैं। अगला जो फीचर हो सकता है आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन विद कॉग्निटिव डिसफंक्शन। आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ये होती है कि जब मरीज खड़ा होता है तो फील फॉर उसका जो है ब्लड प्रेशर कम होता है। जब मरीज खड़ा होता है तो मरीज आपको बताता है कि जब मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे चक्कर आ जाते हैं, मेरी आंखों के इर्द आगे अंधेरा आ जाता है, और मैं गिरने चाहता हूँ या मैं गिरने की कोशिश करता हूँ। अगला जो फीचर है जेंथल एजमास, आंखों के इर्द गिर्द जो है जेंथल एजमास जो है मतलब वो जो मैंने पहले भी तस्वीर दिखाई है, पिक्चर दिखाई है, उसको वो पीले पीले जो है निशान बन जाते हैं, जेंथोमास हो सकते हैं। और पोर्टल हाइपोटेंशन के जो फीचर्स हो सकते हैं, पोर्टल हाइपोटेंशन के क्या फीचर्स होते हैं, जैसे पेट में पानी पड़ जाता है, असाइटिस हैं, या बाकी जो फीचर्स होते हैं स्प्लीनोमेगाली है वो हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस हमने पहले भी डिस्कस कर ली हैं, उसको जॉन्डिस हो सकता है, उसको जेंथोमास हो सकते हैं, प्रूराइटिस हो सकता है, जॉइंट पेन और आर्थोपैथी हो सकते हैं। सिक्का सिंड्रोम occurs in the 70% of patients of primary biliary cirrhosis। ये याद रखने की मैंने पहले भी बात की थी कि ऑटोइम्यून की आपस में एसोसिएशंस हैं, लेकिन मोस्ट जो कॉमन एसोसिएशन है वो सिक्का सिंड्रोम है। सिक्का सिंड्रोम क्या है, ये इसकी अगर देखें कि ड्राइनेस ऑफ आईज एंड ड्राइनेस ऑफ माउथ, कि उसकी आंखें ड्राई होती हैं, उसका माउथ ड्राई होता है, और माउथ उसका टंग देखें, ड्राइनेस माउथ की वजह से उसकी टंग कैसे रेड और सोर हुई हुई है। What do the labs shows? Initially only alkaline phosphatase is raised, later on increased bilirubin। पहले हमने डिस्कस किया है कि इसमें alkaline phosphatase रेज हो सकता है, डायरेक्ट bilirubin जो है वो रेज हो सकता है, लेकिन सबसे जो मोस्ट कॉमन है, सबसे पहले फीचर्स आता है alkaline phosphatase रेज होता है, उसके बाद bilirubin बढ़ती है, और एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज जो है 95% ऑफ पेशेंट में प्रेजेंट होती हैं। IgM could be raised and ANA could be positive। ANA जैसे कि अदर ऑटोइम्यून डिजीजेज में होता है, इसमें भी पॉजिटिव हो सकता है।
ये वो जो वही लीकेज वाला शो किया। ANA of primary biliary cirrhosis different from the usual homogeneously staining ANA of the autoimmune hepatitis। हमने डिस्कस किया कि ANA भी प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में हो सकता है, लेकिन अगर हम इसकी हिस्टोपैथोलॉजी लें या हम इसको स्टेन करके देखें तो ANA जो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस का वो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के ANA से डिफरेंट होता है। हिस्टोलॉजी प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस नॉट एसेंशियल फॉर डायग्नोसिस बट गुड फॉर एसेंशियल स्टेजिंग। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। अगर हिस्टोपैथोलॉजी, अगर हम लिवर की हिस्टोपैथोलॉजी करवाएं तो उसकी 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज पे पोर्टल इन्फ्लेमेशन होती है विद ग्रैनुलोमास, पोर्टल इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सेकंड स्टेज में जाके बाइल डक्ट प्रोलिफरेशन एंड पेरिपोर्टल इन्फ्लेमेशन होती है। बाइल डक्ट की प्रोलिफरेशन होती है, पेरिपोर्टल की इन्फ्लेमेशन सेकंड स्टेज आ गई। उसके बाद थर्ड स्टेज में फाइब्रोस सेप्टा बनते हैं और अल्टीमेटली फोर्थ स्टेज में जाके सिरोसिस होती है। इंपॉर्टेंट एंड कॉमन डिफरेंशियल्स क्या हो सकते हैं? पहले हमने जो चीजें डिस्कस की हैं वो इसकी एसोसिएशंस थी। अब इसके डिफरेंशियल क्या हो सकते हैं? बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है क्योंकि कंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है, बिलियरी कार्सिनोमा हो सकता है, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलोंजाइटिस हो सकता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस हो सकता है और सार्कोइडोसिस। ये हमारे इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के। Diagnostic criteria from primary biliary cirrhosis 2 needed. Alkaline phosphatase at least 1.5 times than upper limit normal. Alkaline phosphatase raised हो और कितना raised हो? At least 1.5 times upper limit में, upper limit normal. Second one anti mitochondrial antibodies हों और histology पे non suppurative destructive cholangitis हो, destruction of interlobular bile ducts, interlobular bile ducts की जो है non suppurative जो है डिस्ट्रक्ट नॉन सुपरेटिव डिस्ट्रक्टिव डैमेज हो तो उसको क्राइटेरिया, ये 3 चीजें हों, इन तीनों में से 2 पासी हों तो हम कहते हैं कि इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस का। ट्रीटमेंट क्या है? हमने इसके साइन सिम्टम्स डिस्कस कर लिए, इसकी एसोसिएशंस डिस्कस कर ली, इसकी कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस कर ली, इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस डिस्कस कर ली। अब हमारी आती है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है? अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड फर्स्ट लाइन ओनली एफडीए अप्रूव्ड ड्रग है। करती क्या है ये? इंप्रूव सिम्टम्स ऑफ बायोकेमिकल, फिजिकल सिम्टम्स भी इंप्रूव करती है, बायोकेमिकल रिजल्ट्स इंप्रूव करती है, इनहेंसेस द सर्वाइवल एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिश हिस्टो एंड डिक्रीज द नीड ऑफ द लीवर ट्रांसप्लांटेशन। ये करती क्या कि इसके फिजिकल सिम्टम्स को भी कम करती है, इसके लैब्स को भी करेक्ट करती है, इसका सर्वाइवल बढ़ाती है और लीवर ट्रांसप्लांट जो अल्टीमेटली जो डेफिनेटिव इसका मतलब ट्रीटमेंट है उसको भी, उसकी जो नीड है या उसको कम करती है। इसकी डोज कैसे करते हैं? 13 to 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे इन 2 डिवाइडेड डोजेज आल्सो डिक्रीज द रिकरेंस ऑफ रिस्क ऑफ रिकरेंट कोलोरेक्टल एडिनोमास। और अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो रिकरेंट कोलोरेक्टल एडिनोमास है उसको भी कम करती है। प्रूराइटिस हो तो हम उसको कोलिस्टेरामीन या रिफेम्पिन या निलॉक्सिन या सर्टालिन देते हैं। फटीक के लिए हम मोडाफेनिल देते हैं। फॉस्फेटोरिया रिस्ट्रिक्ट डाइटरी फैट हम उसकी कम करते हैं। ऐड मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड टू मेंटेन कैलोरीज। रिप्लेसमेंट विटामिन ए, डी, के एंड ई, हम जितने भी फैट सेलुबल विटामिन्स हैं हम उनको रिप्लेस करते हैं। आर्टिफिशियल टीयर, सलाइवा सब्स्टिट्यूट इफ नीडेड। अगर हमारे पास इसके सिका सिंड्रोम जो हमने बताया था कि इसकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हैं, अगर वो साथ इन्वॉल्व है तो हम इसको आर्टिफिशियल टीयर्स और सलाइवा भी, आर्टिफिशियल सलाइवा भी देते हैं। व्हाट हैज़ फेल्ड एंड व्हाट इज़ द पाइपलाइन? इसमें एक चीज़ याद रखें कि स्टीरॉयड, पेंसिलिन, एजाथाइप्रिन इसका कोई यूज़ नहीं है। हाँ, ऑन गोइंग रिसर्चेज जारी हैं ब्यूटेसिनाइड पे, फाइब्रेट्स पे, ट्रिपल थेरापी विद अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड, ब्यूटेसिनाइड एंड माइकोफिनोलेट मॉफ्टेट। अल्टीमेटली जो पेट इसका किसी भी यानी कि जितने भी लिवर सिरोसिस हैं उसका डेफिनेटिव अगर हम इसके ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट गए तो वो लिवर ट्रांसप्लांट है और 90% सर्वाइवल है 1 ईयर इसका। ये फिर वही आ गई फटीग। एक और कहते हैं कि साइड इफेक्ट है, वो आप देखें कि साथ तस्वीर में भी एक कैट को देखे। फटीग इन प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज कार्डिक मोर्टेलिटी एंड नॉट रिवर्स बाय ट्रांसप्लांट। कि जो फटीग है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में, इसकी वजह से कार्डिक मोर्टेलिटी बढ़ जाती है और ये साइड इफेक्ट इसका ये है कि लीवर ट्रांसप्लांट करने से भी ये करेक्ट नहीं होती है। फॉलोअप कैसे लेने हैं? हमारे पास जो मरीज आते हैं उसका फॉलोअप कैसे लेने हैं, कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं, कितनी देर बाद उसको बुलाना है,
उसमें उसके लीवर टेस्ट जो हैं हर 3 से 6 महीने बाद करवाने हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट उसके 1 साल बाद करवाने हैं, एनुअली करवाने हैं। डेक्सा स्कैन टू रूल आउट ऑस्टियोपोरोसिस एवरी 2 इयर्स। विटामिन ए, डी, के एवरी के जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उनके लेवल हमने ईयरली करवाने हैं। अपर जीआईटी एंडोस्कोपी करनी है, पेशेंट को सिरोसिस होगी। अगर इफ नॉन सिरोसिस है, अल्ट्रासाउंड एंड अल्फा फीटोपैरोटीन एवरी 6 मंथ। अगर सिरोसिस डेवलप होगी है तो फिर हमने हर 6 महीने बाद उसका अल्ट्रासाउंड भी करवाना है, अल्फा फीटोप्रोटीन भी करवाने हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।